हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ विक्रम राजौरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने डाइजेशन के आगे वाले पार्ट की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी है ईसोफेगस के बारे में, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट को हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। अब जो आगे वाले पार्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो उसका नाम है स्टोमक। देखो बच्चों, अभी तक का जो पार्ट हमने पढ़ा है, देखो हिस्टोलॉजी वगैरह जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आज वाली वीडियो में, इस वाले लेक्चर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए या फिर याद नहीं। एकदम सिंपल, अभी तक का जो हमने पढ़ा उससे बहुत सारा सिंपल पार्ट अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप आराम से ढंग से पढ़ो। देखो स्टोमक, देखो स्टोमक से पहले हमने पढ़ा था ईसोफेगस, और मैंने आपको बता रखा है कि ईसोफेगस की ओपनिंग कहाँ से हो रही है और उसकी एंडिंग कहाँ है। या हम करेंगे ईसोफेगस जो है वो कहाँ जाके एंड होता है, तो आपका आंसर आएगा स्टोमक, क्योंकि आपने उसमें मैंने बता रखा। देखो ये हो गया हमारे पास में ईसोफेगस, ठीक है। ये हो जाएगा स्टोमक। देखो इसको क्या कह रहे हो, ईसोफेगस आपने पढ़ रखा है। देखो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये क्या है बच्चों, स्टोमक। अब स्टोमक जो होता है, स्टोमक में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। देखो यहाँ स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है इसको नाम देते हैं कार्डियम, या आप इसको कार्डियम भी कह सकते हो। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों फंडस, ठीक है। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों बॉडी, और जो लास्ट पार्ट है जो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से जुड़ेगा इसको बोलते हैं पाइलोरिक। समझ में आया? और ये वाला जो पार्ट है जो इस प्रकार से घुमा हुआ है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, और ये स्टार्ट हो गई यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन। दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, ये जो नाम है ये नाम आपको याद करने हैं, और इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि ये आप कभी भूलोगे नहीं। देखो आ जाओ, हम कह रहे हैं कि ईसोफेगस जो है वो एक थैलेडोमा स्ट्रक्चर के अंदर खुला हुआ है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं स्टोमक। इस स्टोमक का ऊपर वाला पार्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ईसोफेगस जहां जुड़ा हुआ है उस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डिया या कार्डियम बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक में, स्टोमक में देखो एक उभरा हुआ पार्ट है ये जो आपको दिखाया, इसको बोलते हैं फंडस। स्टोमक का वह पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है पाइलोरिक, और एक सेंटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं बॉडी। तो हम कह सकते हैं स्टोमक में चार भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। यहां तक का ठीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके पॉइंट यहां लिख देता हूं। देखो हम इसकी बात करते हैं कि जो स्टोमक है उसकी विशेषता क्या है। ये एब्डोमिनल केविटी जो होती है अपनी, उस एब्डोमिनल केविटी के लेफ्ट साइड में होता है। कहां होता है? लेफ्ट साइड। तो यहां लिख लेते हैं अपन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल केविटी। इसकी यदि हम आकृति की बात करते हैं, इसकी शेप की बात करते हैं, तो वो होती है जे शेप होती है। और याद रखना इसकी जो आकृति है वो जे शेप होती है, वो होती है जब स्टोमक खाली होता है। स्टोमक जब खाली होता है तब इसकी आकृति क्या होती है? जे शेप होती है। जैसे इसमें भोजन आके गिरेगा इसकी आकृति क्या हो जाएगी? गोल होता जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, स्टोमक के हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरी पढ़ ली थी, तो आपने देखा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल थी उस एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे चौड़ा पार्ट आया था। क्या स्टोमक के अलावा और कहीं चौड़ा भाग है क्या? है क्या? नहीं। तो याद रखना
एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग। ठीक है, अब हम कह देते हैं स्टोमक में 4 पार्ट है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइप। समझ देख बोलो ठीक है यहां तक? एक बार दोबारा देखना। हमने कहा कि स्टोमक जो है, स्टोमक के ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। ईसोफेगस क्या होता है सारा हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि ईसोफेगस जहां जुड़ता है स्टोमक के जिस पार्ट से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक। ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, इसको बोल रहे हैं फंडस। बीच वाला पार्ट बॉडी, और बॉडी के जस्ट नीचे आगे वाला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्लियर? कुछ स्टोमक से रिलेटेड बातें हमने यहां लिखी है कि एब्डोमेन कैविटी जो होती है उसके लेफ्ट साइड में होता है। खाली अवस्था जब होती है स्टोमक यानी खाली पेट जब होता है तो इसकी आकृति कैसी होती है? जैसे होती है, जनरली जैसे भी बोला जाता है इसको। उसके बाद में हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल का चौड़ा भाग होता है। स्टोमक चौड़ा है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस वगैरह जितने भी थे उन सब में शायद इतना चौड़ा पार्ट कहीं नहीं आया था। स्टोमक थोड़ा सा चौड़ा था। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर है आपके। उसके बाद हम कहेंगे 4 पार्ट होते हैं इसमें, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। मैंने आपको ये बता दिया एक चीज की, कार्डियक कहाँ है, फंडस कहाँ है, बॉडी कहाँ है, पाइलोरिक कहाँ है। ये बात क्लियर है? देखो यहां तक ठीक। अब इसमें अपन आगे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि जब भोजन हम कर रहे हैं तो वो भोजन यहाँ स्टोमक में आ गया, तो हो सकता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद में उल्टा हो गया है, तो जो भोजन उसने करा है वो सारा वापस है। होता है कैसा? ऐसा नहीं होता है। देखो उल्टा कोई नहीं होता है खाना खाने के बाद में, लेकिन मान लो हो जाए आप में से ही कुछ शैतानी बच्चे हैं, वो पकड़ के किसी को कर देंगे, यार इसका निकाल देते हैं वापस, इसने कुछ ज्यादा खा लिया। ऐसा नहीं होता है। देखो जब भोजन हम कर लेते हैं उसके बाद में भोजन, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ मसल्स वाला पार्ट होता है ऐसे। ठीक है, अब आप यहां देखो कि ये बहुत ही ऐसे होता है। तो इसमें से जो है हम कह रहे हैं कि भोजन जब यहां से आता है तो ऐसे घुस पिस के यहां से निकल जाता है ऐसे, लेकिन वापस इसके अंदर इंटर नहीं कर पाता। और जब इसमें वापस इंटर नहीं कर पाता है तो यानी कि यहाँ ये बंद हो जाएगा एक बार। यहाँ से क्या हो गया? बंद हो गया। भोजन यहाँ आया, इसके ऊपर प्रेशर लगा, ये ओपन हो गया, भोजन इसके अंदर गिर गया और ये वापस बंद हो गया। अब इसमें से वापस बाहर निकलने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऐसा ही कहां होता है? यहाँ होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यहाँ पे जो भोजन था वो इसके अंदर चला गया, इधर चला गया है, तो इधर जाने के बाद में वो वापस नहीं आ पाता है। और नहीं आ पाता है तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का भोजन वापस स्टोमक में नहीं आएगा, स्टोमक खाली हो जाएगा, तो दूसरा भोजन यहाँ पे आने के लिए खाली स्थान बच जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? इनको ये होते हैं स्पिंक्टर, और स्पिंक्टर कौन से होते हैं इसकी बात हम करेंगे अभी। एक चीज आप ये ध्यान रखना कि स्टोमक जो होता है वो स्टोमक ऐसे अंदर से समतल नहीं होता है। ठीक है, एकदम ग्लास के जैसे नहीं होता है, उसमें कुछ दरारें होती है ऐसे। इसके अंदर क्या होती है? कुछ फोल्ड बलन बने होते हैं, और इनको बोलते हैं बच्चों रगी। क्या बोलते हैं? रगी। नोट कर लो। इसको बोलते हैं रगी। नोट करो। ठीक है, याद रह जाएगा रगी क्या है। स्टोमक के अंदर जो फोल्ड हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? रगी बोलते हैं। एक चीज यहां पे आप बता दो कि इसका काम क्या है। जैसे हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये हमारा स्टोमक है। ठीक है, जब ये खाली होगा तो ये आपस में इस प्रकार से इकट्ठा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि इसमें ये आगे पीछे से फोल्ड से बन जाएंगे। कोई भी चीज जो बड़ी होती है तो वो छोटी होती है तो उसकी
स्पेस कम होता है ना, जगह कम कम होती है, कम होती है तो वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होगा तो उसमें इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, ऐसे फोल्ड बन जाएंगे। वो फोल्ड क्या है, रगी है। क्लियर। अब देखो जब हमारा पेट खाली होता है तो उस समय में क्या होता है, भूख लगती है, बोलते हैं चूहे दौड़ रहे हैं। तो वो चूहे दौड़ना क्या है, चूहे दौड़ना क्या होता है, जब पूरा स्टोमक खाली है, स्टोमक खाली है तो फोल्ड पहले क्या थे, छोटे थे, लेकिन अब फोल्ड क्या हो गए, बड़े बड़े फोल्ड बन गए। ठीक, यहाँ देखो ऐसे कैसे इसको समझ सकते हैं, ऐसे कि पहले इस प्रकार से फोल्ड थे, ठीक है, ऐसे फोल्ड थे, लेकिन जब स्टोमक और खाली हो गया तो यही फोल्ड क्या हो गए, ये फोल्ड कैसे हो गए, ऐसे बढ़ गए, ऐसे ऐसे हो गए। और ये जब फोल्ड होते हैं तो ये आपस में फिर क्या करते हैं, रगड़न करते हैं। और जब इनमें आपस में रगड़न होती है तो इसमें क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। और ये जो इनके रगड़न करने से जो हल्का पेन बनता है, इसको बोलते हैं हंगर पेन, भूख का दर्द। बोलते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, तो वो चूहे दौड़ने का मतलब क्या है कि स्टोमक में जो रगी है, स्टोमक फोल्ड है, वो आपस में रगड़न करते हैं, और रगड़न करने से क्या होता है, हंगर पेन होता है, जिसको हम कहते हैं कि भूख लग रही है, भूख का संकेत होता है। याद रहेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेते हैं अपन स्फिंक्टर्स। वही डायग्राम रहेगा अपना। अभी मैंने कहा कि यहाँ पर एक स्फिंक्टर यहाँ होता है जो वापस बैक फ्लो को रोक रहा है, एक यहाँ होता है वो इसको रोक रहा है। देखो यहाँ पे जो आ रहा था बोलस, बोलस अंदर प्रवेश तो कर चुका है, लेकिन अब वापस बाहर नहीं जा पाएगा, और बाहर नहीं जा पाएगा तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्फिंक्टर को रोक देता है। इस स्फिंक्टर का क्या नाम होगा, पहले आप ये बताओ कि यहां पर स्टोमक का जो भाग हमने पढ़ा था, इस भाग का नाम क्या है, बोलो। कार्डियक, इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। या इसको आप बोल सकते हो कार्डियक स्फिंक्टर। बोलो। कार्डियक इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो आपके से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा स्टोमक में जो आया हुआ भोजन है वो वापस इसोफेगस में क्यों नहीं जाता है, तो आप बताओगे कार्डियो इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो इसको रोकता है, या हम कह रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है वो इसको बैक फ्लो को रोकता है। क्लियर। यहां बात कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन चला गया स्टोमक से तो वो वापस स्टोमक में क्यों नहीं आता है। कौन सा भाग था बच्चों यहाँ पे, पाइलोरी। यहाँ कौन सा था, कार्डियक, फंडस, बॉडी। तो यहाँ जो ये इंस्पेक्टर हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए हुए भोजन को वापस स्टोमक में आने से रोकता है। दो स्फिंक्टर मैंने आपको बताए हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। एक स्टोमक के भोजन को इसोफेगस में आने से रोकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, याद रह जाएगा, कार्डियक नाम से याद रह जाएगा, कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा हम कह रहे हैं कि स्टोमक का जो भोजन था स्टोमक में रुकने के बाद में जो आगे चला गया है ये यहाँ पे इसको रोक रहा है, वापस आने से कौन रोकेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया था, ड्यूडेन। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि स्टोमक जो होता है, स्टोमक में जो भोजन आएगा बोलस आएगा, बोलस आने के बाद में इसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं और यहाँ HCl सीक्रेट होता है। क्या होता है उनसे, HCl सीक्रेट होता है। और HCl क्या करता है, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, ये बात हम आगे करेंगे जस्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भोजन में जब HCl मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा बोलस में, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि बोलस में जब HCl मिक्स हो गया है तो उसको बोलते हैं काइम। देखो बोलस प्लस HCl, इसको बोलते हैं बच्चों काइम। बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट
आपको याद रखना है कि भोजन जब माउथ बक्कल केविटी से अंदर ईसोफेगस में प्रवेश करता है तब उसका क्या नाम होता है, स्टोमक में जाने के बाद में जब उसमें एचसीएल मिल जाता है तब उसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो ये मोलस्क कायम आपको याद रखना है, एचसीएल मिक्स होता है इसमें। अब एचसीएल कहाँ से आता है, कौन सी सेल्स होती है, उसकी हम बात करेंगे। ये कौन से स्फिंक्टर है जो भोजन के बेग फ्लो को रोकते हैं, ये एक बार आप नोट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो स्टोमक जो है, तो जैसा हमने डायग्राम बनाया था एक्चुअल में वैसा स्टोमक जो है उसकी सरफेस वैसी नहीं होती है, उसकी सरफेस के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो यहाँ हम कहते हैं कि स्टोमक जो है या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम हो गया, इसमें इस प्रकार से कुछ व्रत बने हुए होते हैं। ठीक है, स्टोमक है, स्टोमक में से गर्त बने हुए होते हैं, फोल्ड बने होते हैं, इनकी अपने बात करें। इसको थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ मुझे। यहाँ तक ठीक है। देखो ये जो इसके अंदर गर्त आपको दिखाई दे रहा है, इस गर्त को बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रिक पिट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं इसको बच्चों। और गैस्ट्रिक पिट में यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती है। अभी मैंने आपको ये कहा था कि HCl है, जो HCl है वो कौन सी सेल्स से आएगा, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड होती है, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो हम बात करते हैं कि ये जो है यहाँ ये इसकी नेक हो गई, क्या होगी, इसकी नेक हो गई, और इसकी नेक पर कुछ सेल्स होती है। क्या होती है, नेक पर कुछ सेल्स होती हैं, और नेक पर जो सेल्स है इनका नाम क्या है, नेक सेल। क्या नाम है बच्चों, नेक सेल। और ये नेक सेल है, ये म्यूकस का फॉर्मेशन करती है, और म्यूकस का फॉर्मेशन करती है इसलिए इनका नाम क्या है, म्यूकस नेक सेल। पूरा लिख देते हैं ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है उनमें कुछ सेल्स हैं। इस ग्लैंड्स में जो सेल्स है, सबसे पहले यहाँ नेक पर हमने बात करी है, उसका नाम क्या है, नेक सेल। और नेक सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, म्यूकस नेक सेल। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर नेक सेल में यहाँ कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। उसके अलावा यहाँ कुछ सेल्स और होती है इसमें, जिसको बोलते हैं चीफ सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, चीफ सेल बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल होगी, चीफ सेल होगी, दिख रहा है सामने। गैस्ट्रिक ग्लैंड की हमने बात करी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उस ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार की सेल हमने पढ़ी है, नेक सेल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, चीफ सेल। कौन सी है बच्चों, चीफ सेल। ये 3 सेल ऐसी हैं, इनका आपको नाम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। स्टोमक में गर्त बने हुए हैं जिनको बोल रहे हैं गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ग्लैंड में कुछ सेल्स हैं। एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर ज्यादा हो जाएगा डायग्राम के अंदर। एक बार इसको नोट करो, इसको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, ये भी आप नोट कर लो। इसको क्या
पेप्टिक सेल। करिएगा। हाँ जी, स्टोमक में म्यूकस होता है, स्टोमक के अंदर की कवरिंग करता है, ये बात अपनी हो गई है, जिसका काम ये नेक्स्ट सेल का काम क्या है, म्यूकस, नाम में लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल की। देखो ऑक्जेंटिक या पैरेंटल जो सेल है उनसे एक तो HCl सीक्रेट होता है। आगे ना बात सामने मैंने कहा था कि जो बोलस आ रहा है उसमें HCl मिक्स होता है जो काइन बनाता है, तो HCl कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेट होता है। और HCl बच्चों इतना डेंजर है कि यदि सेल्स पे गिर जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्टोमक में तो HCl है और फिर भी स्टोमक में कुछ ऐसा होता नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कई टाइम पे कि हमारे जो होता है कि स्टोमक के बाहर यहाँ मेंस हार्ट जो होता है उसके पास में जलन होती है बहुत तेज, और हम कहते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है, हार्ट हृदय में जलन हो रही है। वो हृदय में जलन नहीं होती है, वो बच्चों क्या होता है कि जो स्फिंक्टर भी हमने पढ़ा था, कौन सा, गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, उस स्फिंक्टर में किसी कारणवश जो HCl है वो बाहर इसोफेगस में आ जाता है और इसोफेगस में जलन होती है, क्योंकि इसोफेगस में जहाँ जो जॉइंट है वहीं जस्ट पास में क्या होता है हार्ट, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं हार्ट में जलन हो रही है। तो HCl के कारण क्या होती है, जलन होती है। अब रही बात ये कि HCl स्टोमक में, हम कहेंगे HCl क्या है, सेल्स को नष्ट कर देता है, जला देता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्टोमक में ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है कि म्यूकस की कवरिंग होती है, म्यूकस की कोटिंग, तो इसलिए म्यूकस की कोटिंग है तो म्यूकस क्या करेगा, HCl को डायरेक्ट सेल के संपर्क में नहीं आने देता है। बोलो यहां तक ठीक है क्या? उसके बाद में एक काम और इसका, केसल इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन करता है। केसल इंट्रिंसिक जो फैक्टर है ये क्या करता है कि केसल एक्सटेंसिव जो फैक्टर है, जैसे विटामिन B12 एक एक्सटेंसिव फैक्टर है, तो उसके अवशोषण के लिए ये काम करता है, उससे वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता उसका, इसलिए क्या करता है उसके साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद में क्या कर देगा, उसको एब्जॉर्ब करवा देगा। इसके बाद यही हो गया HCl हो गया, चीप सेल और पेप्टिक सेल है, यहाँ से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो एंजाइम की बात यहाँ कर लेते हैं। नंबर 1 पेप्सिनोजन, नाम सुना होगा, पेप्सिनोजन का काम क्या है तो बताओगे क्या? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन पेप्सिन जो होता है उसको क्या होता है, ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। उसके बाद पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। देखो पेप्सिन हो गया, इसके अलावा दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने वाला रेनिन हो जाएगा, और एक हो जाएगा गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। देखो बच्चों क्या क्या पढ़ा है हमने, उसकी बात करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देखो हम कह रहे हैं कि स्टोमक में इस प्रकार से कुछ फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स हैं तो उसमें देखो एक गर्त बने होते हैं, उस गर्त को क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक पिट बोल रहे हैं, क्लियर है। पिट के बाद हम कहेंगे यहाँ ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल्स होती हैं, तो सेल्स यहाँ 3 प्रकार की, नेक सेल है, ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल है और चीप सेल, ठीक है। 3 प्रकार सेल होगी, तीनों की बात करते हैं। नेक सेल का काम क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन करना, जो स्टोमक में कोटिंग कर देता है ताकि एस सेल्स के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए, और ये जो म्यूकस जहाँ भी होता है वो वहां पर क्या करता है, कोटिंग का ही काम करता है। ऑक्जेंटिक जो सेल है, ऑक्जेंटिक जो सेल है उसका काम है एस सेल का सिक्रेशन करना, HCl का, और केसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करना, जो क्या करता है, केसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है उसके अवशोषण के लिए सहायता करता है। ऑक्जेंटिक का काम हो गया, म्यूकस का, ये नेक सेल का काम हो गया। अब हमारे पास में चीफ सेल, तो चीफ सेल में भी कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन है, रेनिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन सी सेल एंजाइम सीक्रेट करती है, कौन सी सेल HCl सीक्रेट करती है,
और कौन सी जेल म्यूकस सिक्रेट करती है। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, ये आपको बच्चों याद रखना है। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। करो नोट करो फास्ट। देखो बच्चों, ऑक्जेंटिक सेल से जो एस सेल्स क्रिएट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके काम हैं, उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फंक्शंस ऑफ HCl। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप देखना है कि पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में। और पेप्सिनोजन पे काम कौन कर रहा है? HCl। किसमें कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। आपको केवल अभी इतना ही ध्यान रखना है कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और पेप्सिन किससे एक्टिव होता है? HCl से। और इस पेप्सिन का पूर्वज एंजाइम क्या है? पूर्वज एंजाइम क्या है? पेप्सिनोजन, जो इनएक्टिव होता है। यदि HCl नहीं होगा स्टोमक में तो कभी भी पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा। क्लियर यहां तक? पहला पॉइंट हो गया। HCl इतना डेंजर है कि सेल्स को भी नष्ट करता है, तो ये बैक्टीरिया वगैरह को मारेगा। किल बैक्टीरिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आयरन है इसको भी क्या कर देगा? Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। और देखो बच्चों, ये Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा तो इसका क्या होगा? आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये तीन काम HCl करता है, और ये तीन काम आपको याद रखने हैं कि HCl क्या कर रहा है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, और Fe3+ को क्या कर रहा है? Fe2+ में कन्वर्ट करता है। नोट करो। रही बात कैसल फैक्टर की, ये भी मैं आपको यही करवा दूंगा। ये क्या करवाता है बच्चों? जो बाहर से आ रहा है एक्सट्रिंसिक, इसके साथ मिलकर इसको अवशोषण करने के लिए क्या करवाता है? काम करवाता है। यानी कि ये डायरेक्ट अवशोषित नहीं हो सकता, इसलिए क्या करे? केसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इसके साथ काम करता है, सहयोग करता है और इसको अवशोषित करवाता है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में अब ज्यादा सीधी सी बात है कि विटामिन जो B12 है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। नोट करो इसको। पढ़ लिया? देखो, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, HCl काम करेगा और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। किससे एक्टिव हो रहा है ये बच्चों? HCl से। ठीक है, यहां तक। अब हम कह रहे हैं कि पेप्सिन जो है ये एक्टिव है। पेप्सिन क्या है बच्चों? एक्टिव। और पेप्सिन क्या है?
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, प्रोटीन जो है उसके ऊपर काम करेगा, और पेप्टोन और पेप्टाइड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या आप कह सकते हैं कि इसके जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं जैसे, उसको ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स सिंपल फॉर्म में क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। यहां तक समझ में आ रहा। रेनिन की बात कर लेते हैं। रेनिन क्या कर रहा है, कैसीन जो प्रोटीन होती है, दूध प्रोटीन होती है, कैसीन, और यहां पर काम करता है बच्चों रेनिन। यहां पे काम कौन करता है, रेनिन। और रेनिन जो है ये बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन्फेंट, ये केवल इन्फेंट में ही होता है, ठीक है। और केसिन के ऊपर जब रेनिन काम करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन में। किसमें कर देगा बच्चों, पैराकेसिन। और पैराकेसिन से क्या बन जाएगा फिर, पेप्टोन। ये पैराकेसिन से क्या बन जाएगा बच्चों, पेप्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहां तक की जो हमने बात करी है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम से रिलेटेड। तो यहां पर आप देखना कि पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन क्या कर रहा है, HCl पेप्सिनोजन के संपर्क में आएगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, जो इसकी एक्टिव फॉर्म प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है या नहीं है, तो पेप्सिन है। कहां से बना है, पेप्सिनोजन से बना है। प्रोटीन की यदि बात करते हैं तो प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करेगा, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। केसिन जो है वो रेनिन इन्फेंट, केवल इन्फेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, रेनिन पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, केसिन को पैराकेसिन में और पैराकेसिन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। कई बार आपने देखा होगा ये जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने के बाद में वापस उल्टी कर देते हैं, ठीक है, दही सा उनसे उनके बाहर निकलता है, तो वो क्या है, एक पैराकेसिन बन के पेप्टोन्स बन जाते हैं तुरंत। रेनिन क्या करता है, इसको केसिन को पैराकेसिन में तोड़ देता है। इसको भी आप नोट कर लो। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात न करके थोड़ा सा पेनक्रियाज और लीवर जो है उसकी बात करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको लगभग बता दिया है, तो उसकी एक बार फिर से दोबारा बात कर लेंगे जब वो आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो आपको पता है कि वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं डक्ट सिस्टम की, कि लीवर और पेनक्रियाज किस प्रकार से डक्ट सिस्टम बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना, ध्यान से सुनना। और ये समझ में आना ही चाहिए, समझ में नहीं आए तो फिर किताबों में ढूंढ के करना होगा। अपना हेडिंग लगा लेते हैं पहले। डक्ट सिस्टम, लीवर एंड पेनक्रियाज। डक्ट सिस्टम किस किस के बीच में है, पेनक्रियाज और लीवर, ठीक है। देखो बच्चों, पेनक्रियाज और लीवर जो है उनसे जो एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं वो एंजाइम्स किस प्रकार से ड्यूडेनम में पहुंचते हैं और किस प्रकार से डाइजेशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम पार्ट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि बच्चों ये आपके समझ में आ गया तो पूरा क्लियर है आपका। देखना, ध्यान से सुनना। हमने स्टोमक बनाया था,
ठीक है। स्टोमक में इसोफेगस कहाँ है, स्टोमक उसके पार्ट ड्यूडेनम वगैरह वो अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कौन सा पार्ट कहाँ है और किसकी बात हो रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीवर। लीवर दो लोब्स में होता है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, लीवर, दिख रहा है। अब यहां हम बात करेंगे कि लीवर जो होता है, उस लीवर से, लीवर के दो लोब हैं और लीवर के दो लोब को बोलते हैं हिपेटिक लोब। अब यहां पर आप देखना कि इसमें से एक इस लोब से और एक इस वाले लोब से, यहां से देखो दो नलिकाएं आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इसके दो लोब हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, दोनों से एक ट्यूब निकल के आ रही है, तो इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, हिपेटिक। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों इसको, हिपेटिक। ठीक है, एक चीज आप यहां ध्यान रखना कि लीवर जो होता है, लीवर में जो भी बाइल बनेगा, जो भी रस इसका बनता है लीवर में, वो लीवर के लोब में नहीं होता है, वो एक अलग से ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है। तो ये ब्लैडर में यहां बना देता हूं, ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, ये बच्चों इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिख रहा है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट इसमें, किसमें, हिपेटिक डक्ट, इस हिपेटिक डक्ट में आके ओपन होती है, तो इसको हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट। और ये जो सिस्टिक डक्ट और ये कह रहे हैं कि हेपेटिक डक्ट दोनों जब मिल जाती है, दोनों मिलने के बाद में एक अलग नाम हो जाता है इसका, और इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। दिख रहा है क्या, कॉमन बाइल डक्ट। बोलो यहां तक ठीक है, समझ में आया। लीवर, लीवर के दो लोब और दोनों लोबों से जो ट्यूब निकल रही है उसको बोल रहे हैं हिपेटिक डक्ट। और हिपेटिक डक्ट के बाद में हम करेंगे गॉल ब्लैडर जो है, तो उस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल के आके आ रही है इसमें हिपेटिक डक्ट में, जिसको डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। यदि हम बात करें गॉल ब्लैडर की, तो काम क्या हो जाएगा, इसके काम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। देखो जो पित्त रस बनता है, बाइल जो बन रहा है वो बनेगा हिपेटिक लोब में। हिपेटिक लोब में बाइल बनने के बाद में हिपेटिक डक्ट उनको कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद में नीचे लेके आएगी, और नीचे लाने के बाद में कहाँ डालेगी, वो इसमें गॉल ब्लैडर के अंदर डाल देगी। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि पित्त रस को एक तो स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर करने के साथ साथ उसको क्या कर रहा है, उसको सांद्रित कर रहा है, गाढ़ा बना रहा है उसको। तो पित्त को स्टोरेज करना और गाढ़ा बनाना, कंसंट्रेशन करने का काम किसका है बच्चों, गॉल ब्लैडर का है। समझ में आया। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसका नाम क्या पढ़ा हमने, सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बना रही है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। यहां तक का देखो एक बार समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये तो अपनी बात जो है ये होगी इसकी लीवर से रिलेटेड। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे अभी वो है पेनक्रियाज। ये हो गया पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज की हम बात करते हैं, ये लीवर हो गया, इसको नाम लिख देते हैं
पेनक्रियाज से ये जो डक्ट यहाँ आपको दिखाई दे रही है आगे की ओर, इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। एक बार आप देखो कि कौन से ऑर्गन से कौन सी डक्ट निकल रही है, एक बार देखना। समझ में आएगा? पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट और लीवर से हिपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, 3 डक्ट हो गए। अब आप यहां पे देखना कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो यहां आके इससे कनेक्ट हो जाती है। क्या हो गई? इससे आगे कनेक्ट हो गई। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों आके क्या हो जाएगी बच्चों? कनेक्ट हो जाएगी आपस में। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो यहां पर आगे की ओर आ रही है ये वाला पार्ट, ये कॉमन डक्ट होगी। किस किस के लिए हुई है? इसको मैं यहां बना देता हूं। हिपेटिक आई है एक, तो हिपेटिक से आ रही है। कॉमन बाइल डक्ट तो है लेकिन कहां से आ रही है? हिपेटिक। ये आपको याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिपेटिक आ रही है, एक आ रही है पेनक्रियाटिक। पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा होगा। ये नाम आपको याद रखना है। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीवर से निकली हिपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकली सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर बनाई कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद पेनक्रियाज से निकली पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या बना रही है? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना रही है। और यहां पर आप देखो कि इसका ये जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला, ये यहां फुला हुआ पार्ट होता है। और फुला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला। हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला बोलते हैं। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन और रहा है इसके अंदर, बाकी अपना काम कंप्लीट हो चुका है। देखो ये वाले जो एम्फुला है, तो लीवर से जो आ रहा है वो सारा, पेनक्रियास से जो आ रहा है वो सारा रस यहां आके इस ड्यूडेनम के अंदर ओपन होगा। ये वाला पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। ठीक है, ये क्या है? ड्यूडेनम। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ड्यूडेनम के अंदर एक ही ट्यूब आके ओपन होती है। वो पेनक्रियाज से निकलने वाले रस को भी लाती है, लीवर से निकलने वाले रस को भी लेके आती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीवर वाले रस और पेनक्रियाज से लेके जो रस लेके आ रही है वो कॉमन डक्ट होगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉमन डक्ट है। तो कॉमन डक्ट को हमने नाम क्या दे दिया? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे पार्ट है जिसको एम्फुला बोल रहे हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला। यहाँ पर बच्चों एक स्फिंक्टर होता है और ये स्फिंक्टर क्या करता है? इसकी ओपनिंग को यहाँ से कंट्रोल करता है। क्या करता है? इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है बच्चों, और इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इसका नाम क्या है बच्चों? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एक बार दोबारा सुन लो इसको, उसके बाद में अपना ये जो लीवर और पेनक्रियाज वाला सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। हम क्या करें, इसको भूल जाओ, जो अभी आपने समझा है उसी को अपने को क्या करना है? दिमाग में वापस रिवाइज करना है। हम कह रहे हैं कि स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट ऊपर क्या है? लीवर है। पोजीशन भी दिख रही है अपने को।
लीवर के दो लोब हैं, दोनों लोब से दो डक्ट निकल रही है और दोनों डक्ट निकल रही है तो जो उसके लीवर की जो डक्ट है उसको क्या बोलेंगे, या लीवर के जो पार्ट हमको बोल रहे हैं हिपेटिक लोब, हिपेटिक लोब से जो डक्ट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हिपेटिक डक्ट बोलेंगे। अब कह रहे हैं कि हिपेटिक डक्ट से निकल रही है और रस लेके आती है और गोल ब्लैडर को देती है, ताकि गोल ब्लैडर में क्या हो सके, स्टोरेज भी हो सकता है और क्या हो रहा है बच्चों, सांद्र भी हो सकता है। तो गोल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो हमने दो डक्ट की बात की है, हिपेटिक लोब से निकलने वाली हिपेटिक और गोल ब्लैडर से वाली डक्ट को क्या बोला, सिस्टिक डक्ट। अब देखो दोनों जो डक्ट हैं वो आपस में कॉमन हो जाती है, ठीक है, ये देखो दोनों कॉमन हो गई तो क्या बोल दिया हमने इसको, कॉमन बाइल डक्ट, बाइल पित्रस को ले जाने वाली कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया। अब उसके बाद बात करते हैं कि लीवर की बात खत्म हो गई। अब ये डक्ट कहाँ आ रही है, पेनक्रियाज के पास आ रही है। पेनक्रियाज की डक्ट है तो पेनक्रियाज वाले को पेनक्रियाज के नाम से आ जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट आ जाएगी। पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट दोनों एक हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो हिपेटिक वाली और ये, तो इसको बोलेंगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बोलो यहाँ तक ठीक। हिपेटो पेनक्रियाटिक का आगे वाला जो पार्ट है वो फुला हुआ होता है, फुले हुए पार्ट को हमेशा बोलते हैं एम्फुला, बायोलॉजी में क्या बोला जाता है, एम्फुला बोला जाता है। तो एम्फुला जो है तो इसको हम कह रहे हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला, ये नाम भी हमने लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम में खुलती है। और देखो ड्यूडेनम जो है, पाचन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ड्यूडेनम से हो रही है। तो ड्यूडेनम में जब स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर, तो देखो ड्यूडेनम में एक स्पिंटर होता है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी है कि बार बार कंटिन्यू बनता रहेगा निकलता रहेगा, आवश्यकता होगी तभी निकलेगा, ऐसे नहीं कि व्यर्थ में बहा दिया। तो आवश्यकता के अकॉर्डिंग यहाँ निकलता है तो यहाँ पे स्पिंटर काम करेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्पिंटर है, जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के पास में पाया जाता है, स्पिंटर ऑफ ओडी, यानी कि दोनों के जो एंजाइम्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला जो स्पिंटर, उसका नाम क्या है बच्चों, स्पिंटर ऑफ ओडी। ये अपना आज का टॉपिक क्लियर है, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम मेंशन किया हुआ है, वहां से आप देख लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। ये आज का अपना लेक्चर खत्म, धन्यवाद। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।